जय हिंद। आप सभी को द उमंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग एक पर्यावरण का सीरीज लेकर के चल रहे हैं, तो जो पहला वीडियो हो चुका है तो उसी के सीरीज में यह आज का यह दूसरा वीडियो है। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख लीजिए। अब चलते हैं हम दूसरा वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में। आपको तो पता होगा कि ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि ऊर्जा का ना तो मतलब उत्पादन किया जाता है, ना ही उसका विनाश होता है, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ों में ट्रांसफर होता है। तो उसी तरह से है हमारा, पहले समझते हैं आपका गैर परंपरागत ऊर्जा। तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा वैसे ऊर्जा का होते हैं जो प्राकृतिक सोर्स से हमें प्राप्त होता है। मतलब कि जितने भी प्राकृतिक रूप में जो ऊर्जा मौजूद है वो जो होती है वो गैर परंपरागत ऊर्जा होती है। और प्राकृतिक ऊर्जा छोड़ने के बाद और भी जितनी ऊर्जाएं बचती है, जैसे कि हम लोग बैटरी के जो सेल होता है उससे भी ऊर्जा लेते हैं, इलेक्ट्रिक से ऊर्जा लेते हैं, कोयला से ऊर्जा लेते हैं, पेट्रोलियम से ऊर्जा लेते हैं, तो वो सारे जो हो जाएंगे वो परंपरागत ऊर्जा हो जाएंगे। और जैसे सूर्य हो गया आपका, फिर से आपका ताप हो गया, ताप से भी मिलता है, बायोगैस से मिलता है, तो ये सारे गैर परंपरागत ऊर्जा हो। तो इसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका बहुत क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले समझते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक, तो देखिए बस एक ही चीज़ याद रखिए, सूर्य जो है एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। सूर्य क्या है? एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। तो जब सूर्य गैर परंपरागत ऊर्जा है तो सूर्य तो प्राकृतिक चीज़ है, तो इससे संबंधित जितना, जैसे कि आपका ये ध्यान दीजिएगा, सारा जो हम लिखे हैं ये एग्जाम एकदम आपका ऑप्शन में रहेगा। तो सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे जो ऊर्जा होती है ये प्राकृतिक रूप से मिलेगी, ये गैर परंपरागत। और जो कृत्रिम रूप से जो ऊर्जा मिलेगा, जैसे कि आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, ये जो होंगे परंपरागत ऊर्जा में। ठीक है, तो देखिए परंपरागत ऊर्जा को अनवीनकरणीय ऊर्जा भी बोलते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीनकरणीय ऊर्जा। तो इसमें हम लोग फंस जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर वो गैर परंपरागत है, यहाँ देखिए गैर है तो नॉर्मल वाला हो जाएगा नवीनकरणीय, और परंपरागत हो जाएगा तो यहाँ पे अनवीनकरणीय, यहाँ पे शब्द जुड़ जा रहा है। तो याद हमको एक ही करना है, गैर परंपरागत है तो उसको हम नवीनकरणीय ऊर्जा भी बोलेंगे। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि गैर परंपरागत मतलब नवीनकरणीय। सूर्य एक गैर परंपरागत है और सूर्य से संबंधित मतलब प्रकृति से संबंधित, ये सारा आपका गैर परंपरागत में आ जाएगा। चलिए अब तीसरा वर्ड पढ़ते हैं, इनसूट और एक्सूट। इसका ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मिलेगा। इनसूट का मतलब होता है और एक्सूट का मतलब क्या होता है, इसमें आपका दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन रहेगा। होता है क्या है ना कि जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल के जितने पर्यावरण के प्रभाव के कारण बहुत सारे जानवर विलुप्त हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे जानवर जो विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त के कगार पर हैं, तो वैसे जानवरों को बचाने के लिए उनके जो प्राकृतिक आवास होता है वहाँ से निकाल करके किसी दूसरी जगह पर रख दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जैविक उद्यान है या कोई ऐसा घर जहाँ पर उनको रख दिया जाएगा, और फिर वो जब प्रजनन कर लेंगे और बहुत मतलब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो पुनः उनको जंगल में छोड़ दिया जाए। तो जब आप उस जानवर को जंगल से बाहर लेकर के आते हैं सुरक्षित जगह पर, तो उस घटना को एक्सूट बोलते हैं। देखिए EX जो होता है एग्जिट से वर्ड बना हुआ है, एग्जिट मतलब बाहर निकालना होगा। तो एक्सूट का मतलब आप उसको बाहर निकालें, और इनसूट का मतलब ये होता है कि आप उसको उसी की जंगल में कोई बाढ़ वगैरह से घेर दिए और उसी जंगल में वो सुरक्षित रहा, उसको बढ़िया से निगरानी किया जा रहा है, तो उस घटना को इनसूट बोलेंगे। ये आपको एग्जाम में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कि एक्सूट का क्या तात्पर्य होगा। किसी जानवर को उसके प्राकृतिक आवास में देखभाल करना, किसी जानवर को प्राकृतिक आवास से निकाल करके बाहर रख करके उसकी देखभाल करना, तो यही उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रवाल भीति। देखिए प्रवाल भीति द्वीप, प्रवाल जो होते हैं ना, ये हमारे समुद्र बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, और इन्हीं के जमने से बहुत मतलब कि करोड़ों अरबों की संख्या में समुद्र में मिलेंगे, और इनको जमने से एक द्वीप का निर्माण होता है। परत दर परत जब जमते हैं तो ये चट्टान का निर्माण कर देते हैं और वही एक द्वीप बन जाता है। तो हमारे देश में कितने प्रवाल द्वीप हैं, तो चलिए समझते हैं। आपका ये देखिए एक बॉक्स टाइप का बना है और इसमें आपका लिखा हुआ है ABCD। तो हमारा जो सबसे पहले है अंडमान निकोबार, वो भी एक प्रवाल भीति द्वीप समूह है। मन्नार की खाड़ी, ये वही मन्नार की खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। फिर लक्षद्वीप, और ये है आपका कच्छ की खाड़ी। हमारे देश में 4 जो है आपका प्रवाल भीति द्वीप है। पहला कौन सा है? अंडमान निकोबार, दूसरा हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, तीसरा लक्षद्वीप, और चौथा हो जाएगा आपका वहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी जो गुजरात के पास है। तो ये हो गया आपका प्रवाल भीति। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो द्वीप है प्रवाल भीति द्वीप है। तो ज़्यादातर उसमें जो ऑप्शन देता है वो आपका लक्षद्वीप के लिए ही दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है और कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम शब्द से ही पता चल रहा है कि वो मानव निर्मित है, और प्रकृति का मतलब कि जो स्वयं से प्रकृति।
पारितंत्र मतलब उसकी जो आसपास की चीज़ें होती हैं। तो प्राकृतिक पारितंत्र में आपका जैसे कि वन, झील, तालाब, इसको हम लोग थोड़ी बनाती है, तो स्वयं बने होते हैं, तो ये प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं। और कृत्रिम पारितंत्र में आपका धान का खेत, क्योंकि धान का खेत जो होता है वो हम लोग खुद उसको घेरते हैं, ज़मीन को, उसमें पानी डालते हैं, पुनः उसमें जो भी लगाना है वो लगाते हैं, तो वो होता है आपका कृत्रिम पारितंत्र। तो ये आपका बिहार एसआई के एग्जाम में आ चुका है। ये सेम चारों ऑप्शन दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। तो बहुत सारे आदमी तालाब में फंस गए थे कि तालाब जो है ना वो कृत्रिम पारितंत्र है। जी नहीं, तालाब आपका कृत्रिम पारितंत्र नहीं है, वो प्राकृतिक पारितंत्र है। कृत्रिम पारितंत्र है आपका धान का खेत। ठीक है, तो ये सेम 4 ऑप्शन दिया गया था, तो कृत्रिम पारितंत्र और ये प्राकृतिक पारितंत्र। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक संस्था है एनजीटी। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए, 11 मौलिक कर्तव्य, उसी तरह से कुछ ऐसे भी दिए गए हैं जो मतलब कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों की देखभाल करें। तो उसमें है आपका 21 आर्टिकल 21, आपको पता होगा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित शिक्षा का अधिकार भी उसमें। तो उसमें ये भी बात लिखा होगा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों को स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा उपलब्ध कराए। तो इन सब उन्हीं आर्टिकल 21 के आधार पर एक संस्था बना जिसका नाम रखा गया एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये जो होता है आपका, इसका काम क्या है कि जितने भी मतलब कि कोई भी ऐसा जो प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे लोग कब्जा कर लिए हैं, कोई तालाब को भर करके वहाँ घर बना रहा है, कोई जंगल को काट रहा है, तो इन सारी चीज़ों को वो देखभाल करती है और सरकार को आग्रह करती है। और यहाँ तक कि इसके फैसलों को मतलब कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बराबर होता है। ठीक है, तो ये है आपका एनजीटी। फुल फॉर्म भी आपका एग्जाम में आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसका गठन जो हुआ था आपका 2010 में किया गया था। ये चारों एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक से संबंधित एक संस्था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनईपी। ये जो एनजीटी है एक इंडिया लेवल पर है और यूएनईपी जो है आपका वो वर्ल्ड लेवल पर है। तो इसका स्थापना 1972 में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, यूएनईपी का गठन 1972 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपका नैरोबी, केन्या के राजधानी में नैरोबी में है आपका। एनजीटी का न्यू दिल्ली, यूएनईपी का नैरोबी हो जाएगा। अब चलिए एक वर्ड है आपका बीओडी, समझते हैं। बीओडी का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पर कोई नदी है या कोई तालाब है तो उसका पानी शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो इसका निर्धारण उसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा के, अगर जितना उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन घुला रहेगा वो उतना ही शुद्ध पानी है, और जितना उस पानी में ऑक्सीजन कम है इसका मतलब वो अशुद्ध पानी है। ये भी आपका बिहार एसआई के पीटी के एग्जाम में आ चुका है कि पानी की शुद्धता कैसे हम परखेंगे कि वो पानी शुद्ध है। तो